कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन उस समय कुछ लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि बदलाव का अर्थ है नई परिस्थितियों से सामना, जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये हमारा पूरा जीवन ही बदल देता है। इसलिए नए बदलाव के लिए क्या हमने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया है? दरअसल बदलाव नहीं चाहने के पीछे है असफलता या कहीं नाकामी का डर। जिस दिन हम असफलता को स्वीकार करना सीख गए, बस उसी दिन से बदलाव से हमारा डर खत्म हो जाएगा और हम सफलता और असफलता दोनों को सहज स्वीकार के लिए तैयार हो जाएंगे। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा। यह नीतिगत परामर्श देगा, जिसमें सरकार और विभिन्न एजेंसियों सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी को एक खास इंटरव्यू दिया। इस दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप क्वालिटी से लेकर उनकी आलोचनाओं से जुड़े सवालों पर जवाब दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सत्ता में रहना नहीं, बल्कि देश बदलना है। केंद्र का चैलेंज उनके सर पर आया और आज हम देख सकते हैं कि 7 साल के अंदर सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह से हैं। हाँ, समस्याएं आती है, आएगी भी, भविष्य में भी आएगी, मगर समस्या को एड्रेस किया जाता है, तत्काल एड्रेस किया जाता है, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया और संवेदनशीलता के साथ उसको आगे बढ़ाया जाता है। और इसके कारण एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद हुई। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। ये तो अमेरिका के लिए रिजर्व चीज थी, वही कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। आज इसके कारण भारत के युवा का हौसला हुआ है, हम भी कर सकते हैं। कभी ये नहीं हो सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का साहस भारत में है और हम पहुंच सकते हैं। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी। और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। हाँ। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा रिफॉर्मर बताते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात से लेकर दिल्ली तक विकास का नया मॉडल बनाया। प्रधानमंत्री मोदी की ट्रिपल तलाक, नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों का बचाव करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जिद नहीं, जोखिम लेकर फैसला करते हैं। ऐसे फैसले उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल के 4G नेटवर्क से पहली फोन कॉल की। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क भारत में ही बना और डिजाइन हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने फोन करने की सूचना ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बीएसएनएल 4G नेटवर्क जो भारत में बना है, उस पर पहला फोन मैंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत विजन साकार हो रहा है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की कोई भी आशंका पूरी तरह निराधार है। कोयला कंपनियों से भरपूर आपूर्ति के कारण इस वर्ष कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन लगभग 24% बढ़ा है। केंद्र ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय कर दी है।
उपभोक्ता मंत्रालय ने अगले साल 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से हटने का निर्णय लेने से पहले खेल परिसंघों को सरकार से परामर्श करना चाहिए। बर्मिंघम में 2022 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी इंडिया द्वारा नाम वापस लिए जाने के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत 100 करोड़ टीके लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जोरों पर है। और आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आई राज्यवार सुर्खियों की ओर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज से पीएम किसान समाधान अभियान शुरू हो रहा है। इसमें उन किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा जिन्हें पात्र होते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। हर विकासखंड मुख्यालय में राजकीय बीज गोदाम पर कर्मचारी लगाए गए हैं जो किसानों की समस्या दूर करवाएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में गरबा पांडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध के बैनर लगे हैं। इससे मामला गर्मा गया है। बैनर लगाने वाले विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार कार्यकर्ताओं का कहना है कि गैर हिंदू अपने धार्मिक मान्यता में हिंदू रिवाजों को नहीं मानते हैं तो उन्हें गरबा पांडालों में भी नहीं आना चाहिए। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना में कई जिलों में काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बेगूसराय जिले के कटरमाला दक्षिणी पंचायत में आरोप लगाने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने दोबारा मतगणना कराने की मांग की। भारत मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अक्टूबर को केरल के 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब जानते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। चीन स्थित मोल्दो में भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत हुई। सीमा पर स्थिति बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना और चीन की सेना के अधिकारियों ने वार्ता की। भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया, जबकि चीन की ओर से पश्चिमी थिएटर कमान के जनरल वांग हाईचियांग ने वार्ता में भाग लिया। बातचीत में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग इलाकों में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के मुद्दे शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार देश के दक्षिणी क्षेत्र में अपने दूसरे परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। रविवार को रुपोर परमाणु बिजली संयंत्र पर रिएक्टर दबाव पोत के निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वर्तमान में चल रहे संयंत्र का काम पूरा होने के बाद दूसरे बिजली संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस संयंत्र के लिए सरकार उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही है। चेक गणराज्य में मतदाताओं ने सप्ताह हुए संसद चुनाव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। चुनाव में बोहेमिया और मोराविया की कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 3.62% वोट मिले, जो आवश्यक 5% से भी कम वोट है। कम वोट पड़ने का मुख्य कारण कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की घटती संख्या है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस साल अगस्त में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के बाद वहां के सत्तारूढ़ तालिबानी से पहली बार आमने सामने बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि चरमपंथी गुटों पर नियंत्रण करने, अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकालने और मानवीय सहायता सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को चुना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उनके योगदान को देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने शांति और लोकतंत्र की रक्षा में इन दोनों पत्रकारों के निडर योगदान का उल्लेख करते हुए कहा
इन पत्रकारों ने अपने देश में सच्चाई और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए निर्भय होकर काम किया। आज समाजवाद के पुरोधा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, यह सवाल हमेशा दिमाग में उठता है जब हम सरकारी सिस्टम की मार खाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने अकेले ही सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी और अकेले दम पर तत्कालीन इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया। साथ ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उन्हें सत्ता का मोह कभी नहीं रहा। जयप्रकाश नारायण का नाम जब भी जुबां पर आता है तो यादों में रामलीला मैदान की वो तस्वीर उभरती है जब पुलिस जयप्रकाश को पकड़कर ले जाती है और वह हाथ ऊपर उठाकर लोगों को क्रांति आगे बढ़ाए रखने की अपील करते हैं। जयप्रकाश नारायण ही वह शख्स थे जिनको गुरु मानकर आज के अधिकतर नेताओं ने मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा की है। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में सारण के सिताबदियारा में हुआ था। पटना से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उनके मन में भारत को आजाद देखने की लौ जल रही थी। यही वजह रही कि वह स्वदेश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। 5 जून 1975 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश ने कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। 5 जून 1975 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया। उनका साफ कहना था कि तत्कालीन इंदिरा सरकार को गिरना ही होगा। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। जयप्रकाश नारायण की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। इसके बदले में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और नारायण और अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने से आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। जयप्रकाश मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जयप्रकाश नारायण ने 8 अक्टूबर 1979 को पटना में अंतिम सांस ली। लोकनायक के बेमिसाल राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं था। शायद यही कारण है कि नेहरू की कोशिश के बावजूद वह उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। वह सत्ता में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते थे। और अब बात आधी आबादी और उनके पूरे अधिकारों की। शक्ति की उपासना का पर्व सभी मनाते हैं। दीपावली पर पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। लेकिन क्या बेटी के जन्म लेने पर उतनी ही खुशी मनाई जाती है जितना बेटे के जन्म लेने पर लोग मनाते हैं? बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती है। बेटे और बेटी में भेद सिर्फ सोच का है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। वाकई रूढ़िवादी प्रथाओं से लड़कियों को बचाने के लिए दुनिया भर की सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आम जन का जागरूक होना और लैंगिक असमानता को खत्म करना। आधुनिक युग में लड़कियों को उनके अधिकार देने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और कई योजनाएं लागू कर रही है।
सालों से चली आ रही कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, दहेज और कन्या भ्रूण हत्या जैसी रूढ़िवादी प्रथाओं से लड़कियों को बचाने के लिए दुनिया भर की सरकारें काम कर रही हैं। लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के मकसद से आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। जरूरी है कि बालिकाओं को चुनौतियों और अधिकारों से वाकिफ कराया जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर सारी दुनिया को संदेश दिया जाए जिससे लैंगिक असमानता खत्म हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने की पहल एक गैर सरकारी संगठन प्लान इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ने की थी। इस संगठन ने क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इस नाम से एक अभियान की शुरुआत की। फिर इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया। कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की 55वीं आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा जो 19 दिसंबर 2011 को पारित हुआ और इसे लागू करने के लिए 11 अक्टूबर का दिन चुना गया। इस तरह पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया, जिसकी थीम थी बाल विवाह को समाप्त करना। पराक्रम, धीरे धीरे सरकार की तमाम कोशिशें भी हैं और लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से दिन मनाया भी जाता है। और आज हम एक बदलाव मानसिक तौर पर देख भी रहे हैं। आज जब बेटी का जन्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। बिल्कुल प्रीति, मुझे लगता है जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है ठीक उसी तरीके से अब समाज की सोच का दायरा भी बढ़ रहा है और वाकई में बेटे और बेटी में अब कोई फर्क नहीं है। और आइए अब आपको बता दें आज संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल। शाम 7 बजे संसद टीवी पर देखिए मुद्दा आपका। रात 8 बजे हमारा दिन भर की बड़ी और अहम खबरों पर आधारित खास बुलेटिन आज की खबर। और रात 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं डिप्लोमेटिक डिस्पैच। और इसके बाद रात 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। और रात 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिव्यक्ति। इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। India-China relations are currently in their most difficult phase in the last 30 years. In my view, it is not to the benefit of either country that this continue. But if we need to, in your words, repair this situation, I think the starting point is that the agreements which we have signed, at least we must live up to it. And we must ensure that peace and tranquility in the boundary areas is restored. हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सांसद और सरकार, सैकड़ों सवाल जिनका सरोकार है आपसे। क्वेश्चन नंबर 161, मेरा माननीय प्रश्न यह है। So my question is, सांसदों के लिखित सवालों और उनके जवाबों का कार्यक्रम प्रश्नकाल सिर्फ संसद टीवी पर। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात करते हैं हेल्थ की। प्रीति, जब बात स्वास्थ्य की आती है तो मुझे लगता है कि हमारा फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमने कल ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, और अगर आपका मन
सेहतमंद नहीं रहे तो आपके शरीर पर भी इसका बहुत असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इस तरह की बीमारियां गंभीर हैं और आजकल हम देख रहे हैं आज के दौर में ये हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई दे रही है। और इससे निपटने के लिए आखिर क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। आज की तारीख में मनोवैज्ञानिक इश्यूज के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो बच्चा, बूढ़ा और जवान हो, हर किसी को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ और या इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जितना हम इसके बारे में बात करें और जितना इसको समझें, हम उतना ही इसके साथ एड्रेस, कोप और मैनेज कर पाएंगे। मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ वैसे ही हैं जैसे फिज़िकल इश्यूज़ हैं, जहाँ किसी को हाइपरटेंशन होता है या डायबिटीज़ होती हैं या आपको किसी तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एस्थमा होता है। ऐसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये बहुत गंभीर चीज़ें जो मैं आपसे बता रही हूँ, इसलिए मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसको एक बिल्कुल जैसे मैंने कहा, जैसे फिजिकल इशू होता है वैसे ही लेना चाहिए। इसके साथ किसी तरह का शेम नहीं अटैच करना चाहिए, किसी तरह का स्टिग्मा अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को जज करने लग जाते हैं या उसे उनको शर्मिंदा करने लग जाते हैं तो लोग अपने इश्यूज़ के बारे में बता नहीं पाते हैं। अगर कहीं आपको किसी के घर में पार्टी में जाना है और आपको डिप्रेशन हो रहा है तो बहाना बनाने की बजाय, कहने की बजाय कि मेरा आज पेट खराब है, आपको होना चाहिए कि आप बोल सके कि मैं लो फील कर रही हूँ। अगर आप एक्सप्रेस करेंगे और दूसरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा तो शायद आपको सपोर्ट भी मिले। इस साल WHO की थीम है मेंटल हेल्थ इन द अनइक्वल वर्ल्ड। वो ये बात कर रहे हैं कि हमें इंक्लूसिवनेस लानी है, चाहे किसी का कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान हो, चाहे कुछ भी उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे वो शहर में रह रहा हो या गांव में रह रहा हो, या वो काम कर रहा हो या नहीं काम कर रहा हो, फैमिली के साथ रह रहा हो या नहीं रह रहा हो, हमें मेंटल हेल्थ को इंक्लूसिव बनाना है। हमें मेंटल हेल्थ को बहुत तवज्जो देनी है, हमें बहुत ही मेंटल हेल्थ के बारे में एड्रेस करना है, उसके बारे में बात करनी है और उसके बारे में बहुत ही बेझिझक, बिना किसी शर्म के बात करनी है, जिससे हम सबको ला सकें। जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उनको हम देख सकें, उनकी हेल्प कर सकें और एक बहुत ही सुखद जिंदगी हम सब बिता सकें एक दूसरे की सपोर्ट के साथ। तो एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा सही तरीके से ख्याल रखें, खान पान अच्छा लें और अच्छा सोचें। पॉजिटिव सोच का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रीति, बिल्कुल, छोटी छोटी चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें और जितना हो सके अपने परिवार में, अपने दोस्तों में खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को जाहिर करें। ये एक छोटा लेकिन बड़ा जरिया हो सकता है अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। और इसी के साथ आज के अंक में, या कहें आज हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कुछ खास झलकियां दिखाएंगे। नवरात्र पर कलाकार अपनी कला के जरिए माता को नमन करते हैं। हमारे आज की कलाकार भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। हमारे आज की कलाकार हैं कथक नृत्यांगना संगीता चटर्जी, जो अपने नृत्य के जरिए माता की आराधना कर रही हैं। तो आप भी नवरात्र में सच्चे मन से मां का पूजन करें और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।